हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपन वही कंटिन्यू करने जा रहे हैं, भारत के जो आधुनिक इतिहास पढ़ रहे थे, उसी के बारे में। चलिए, राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम चरण महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण बात जो 1919 से लेकर 1947 तक की कहानी है, उस कहानी को बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को, जो बहुत ही बेसिक नॉलेज है जो हमें बचपन से बताया जा रहा है। 2 अक्टूबर और पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म होता है। तो बापू क्या थे? गुजराती थे। તમે क्या छे? તમે गुजराती छे। मोहनदास करमचंद गांधी इनके पिताजी का नाम था, जो काठियावाड़ में दीवान के रूप में आपके कार्यरत थे। पुतलीबाई इनके माता का नाम था, जो एक वेश्य प्रणामी थी। कस्तूरबा बाई इनकी पत्नी का नाम था और माता का नाम पुतलीबाई और पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। सन 1888 में इन्होंने 19 वर्ष की मात्र आयु में बैरिस्ट्री करने यानी कि कानून की शिक्षा लेने के लिए इंग्लैंड गए और 1891 में बैरिस्ट्री बनकर भारत लौटे। तो बैरिस्ट्री बन के भारत लौटते हैं 1891 में। जाते कब है? 19 वर्ष की उम्र में, 1888 में। क्या करने गए थे? इंग्लैंड। ये बैरिस्ट्री करने गए थे और बैरिस्टर बन के कब वापस आते हैं? 1891 में बनते हैं। गांधी जी 1892-93 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी थे। दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए डरबन, जो दक्षिणी अफ्रीका में है, वहां गए थे। वहां पर जाने से क्या होता? वहां पर इनके साथ एक घटना घटित होती है और ये घटना इनको बना देती है वर्ल्ड फेमस महात्मा गांधी। इस मुकदमे में तो इन्होंने सफलता हासिल करी, लेकिन गांधी जी को मैरिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर डरबन से जो प्रिटोरिया की यात्रा के दौरान प्रथम श्रेणी के डिब्बे से अंग्रेजों ने जबरन धक्का देकर कलवा कहकर क्या किया था? नीचे उतार दिया था कि तुम कलवे हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तो कब कहाँ पर होता है ये होता है मैरिट्सबर्ग। मैरिट्सबर्ग की ये घटना है। इस स्टेशन पर इनको साथ बदसलूकी की जाती है अंग्रेजों के द्वारा। जैसे मैरिट्सबर्ग कांड ने अपने गांधी जी के जीवन यात्रा की दिशा ही परिवर्तित कर दी। यह जो मैरिट्सबर्ग की जो घटना थी, इस घटना ने महात्मा गांधी को महात्मा गांधी बनाने के लिए महत्वपूर्ण आपकी घटना थी। अफ्रीका प्रवास का उद्देश्य अब भारतीयों के प्रति दक्षिण अफ्रीका सरकार के द्वारा अपनाए जा रहे रंग भेद नीति का विरोध करना हो गया था। पहले तो गए थे अपने दादा अब्दुल्ला के यहाँ पर उनके लिए मुकदमा लड़ने के लिए, वो मुकदमा तो ये जीत गए थे, लेकिन अब उनका ये उद्देश्य हो गया था कि आपके दक्षिण अफ्रीका में जो सरकार के द्वारा अपनाई जा रही रंग भेद की जो नीति है, इसका विरोध करना। यार कोई कलवा आदमी क्या यार फर्स्ट श्रेणी में नहीं चढ़ सकता है? तो इस रंग भेद के नीति को विरोध करने का काम करते हैं। 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। तो इम्पोर्टेंट बनता है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कौन करते हैं? तो नटाल इंडियन कांग्रेस का संबंध है महात्मा गांधी जी से, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थापित करते हैं 1894 में। कब करते हैं? 1894 में। कौन करते हैं? महात्मा गांधी जी करते हैं। अपने जर्मन सहयोगी शिल्पकार कालेन आपके बाक की मदद से टॉल स्टॉय फॉर्म की स्थापना की और बाद में यही फॉर्म गांधी आश्रम के नाम से आपके प्रसिद्ध हुआ। तो अपने जर्मन सहयोगी शिल्पकार था जिसका नाम था कॉलेन बाक। कौन था? कॉलेन बाक था। उसकी मदद से आपके टॉल स्टॉय जो फॉर्म है, इसकी स्थापना की जाती है और बाद में यही टॉल स्टॉय फॉर्म आपके गांधी आश्रम के नाम से प्रसिद्ध होता है। किस नाम से फेमस होता है? गांधी आश्रम के नाम से फेमस होता है। 1904 में गांधी जी ने डरबन में आपके फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 1904 में करते हैं। फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं, जो बाद में 1912 में फिनिक्स ट्रस्ट के नाम से आपके रूप में परिवर्तित हो गया। तो 1904 में गांधी जी ने डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 1904 में करते हैं और बाद में 1912 में ये फिनिक्स आश्रम क्या बन जाता है? फिनिक्स ट्रस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। भारत लौटने पर गांधी जी ने अहमदाबाद की आपकी कोचरबा ठीक है ना, आपके कोचरबा नामक स्थान पर श्री जीवनलाल बैरिस्टर के मकान को किराए पर लिया और यहीं पर 25 मई 1915 को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं।
तो भारत लौटने पर अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर श्री जीवनलाल बैरिस्टर, कौन है? जीवनलाल बैरिस्टर के मकान को लेते हैं किराए पर। और 25 मई, कब? 25 मई 1915 को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं, जिसे आपके 17 जून 1917 को अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी के तट पर स्थानांतरित कर दिया जाता है और नाम परिवर्तित करके साबरमती आश्रम कर दिया जाता है। तो स्थानांतरित अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी के तट पर स्थानांतरित कब किया जा रहा है? ये किया जा रहा है 17 जून को, 17 जून 1917 को, 17 जून 1917 को अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी के तट पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तथा नाम परिवर्तन करके साबरमती आश्रम कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? नाम परिवर्तित करके, नाम परिवर्तित करके साबरमती आश्रम कब किया जा रहा है? 17 जून 1917 को। स्थापना की जाती है 25 मई 1915 को। उन्होंने अफ्रीका में इंडियन आपके ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किया था। कहाँ पर? अफ्रीका में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक आपके अखबार था, इसका प्रकाशन किया। और गांधी जी ने को सर्वप्रथम आपके सत्याग्रह की प्रेरणा हेनरी डेविड थारो के निबंध सिविल डिसओबीडियंस से मिली थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी को किससे मिलती है? तो आपको मिलती है हेनरी डेविड थारो। अरे हेनरी डेविड थारो के निबंध है सिविल, निबंध क्या है? सिविल आपके डिसओबीडियंस से मिली थी। इसका प्रथम प्रयोग इन्होंने आपके दक्षिण अफ्रीका में प्रत्येक भारतीय को पंजीकृत करवाने वाले कानून के विरोध में किया था। तो इनका प्रथम प्रयोग इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण करवाने के लिए कानून के विरोध में किया गया था। तो इसका प्रथम प्रयोग, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब करते हैं? दक्षिण अफ्रीका में ही कर देते हैं। और प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण करवाने वाले कानून के विरोध में किया गया था। 1909 में पश्चिमी मूल्यों की आपकी आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने की सलाह दी गई। तो 1919 की बात है ये। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, कहानी के सत्याग्रह से वापस चलते हैं। तो 1909 में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी गई। गांधी जी का आपके भारत आगमन करते हैं। अब दक्षिण अफ्रीका में तो बहुत कुछ कर लिया, अब वापस लाते हैं इंडिया में गांधी जी को। तो जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे। कहाँ लौटे? भारत लौटते हैं जनवरी 1915 में। कब लौटते हैं? जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे। गांधी जी जिस समय भारत आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी। गांधी जी ने अंग्रेजों का समर्थन किया तथा भारतीयों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। तो गांधी जी क्या कर रहे हैं? यार बहुत अच्छे, क्या करें? अंग्रेजों का समर्थन करते हैं भाई, आप जाओ अंग्रेजों का सपोर्ट करो। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के समर्थन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1915 में गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। तो गांधी जी का तो सीना एकदम चौड़ा हो गया होगा कि अंग्रेजों से उपाधि मिल रही है, अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे हैं कि केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान करी। गांधी जी का भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली नेता के रूप में उदय उत्तरी बिहार में चंपारण आंदोलन और अहमदाबाद के आपके श्रमिक विवाद आंदोलन, खेड़ा कृषक आंदोलन, गुजरात का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। गांधी जी का भारतीय राजनीति में ऐसे कौन सा मोड़ आता है जिसमें एक प्रभावशाली नेता के रूप में उदय होता है? तो वो था उत्तरी बिहार। जो उत्तरी बिहार था उसका चंपारण जो आंदोलन है, कौन सा आंदोलन? चंपारण जो आंदोलन है। इस चंपारण आंदोलन और साथ में अहमदाबाद के श्रमिक विवाद, जो मजदूरों का विवाद चल रहा था, उस आंदोलन में खेड़ा कृषक आंदोलन गुजरात का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के लिए। तो खेड़ा कृषक आंदोलन गुजरात का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के लिए जो कृषक विवाद आंदोलन था, और उत्तरी बिहार के चंपारण आंदोलन, इनका क्या है? उदय होता है एक प्रभावशाली नेता के रूप में। गांधी जी जिस समय भारत में आए थे उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। अंग्रेजों का समर्थन किया, सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया, और जिससे उन्हें कुछ लोग सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहने लगे थे। तो कुछ लोग क्या कहते थे? ये तो सेना में भर्ती करने वाले सर्जेंट है, अपने
शासन में से भारतीयों के शोषण से नाराज। औपनिवेशिक शासन से जो भारतीयों के शोषण थे उस शोषण से नाराज होते हैं। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं। बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। तो जो चीज वो सीख के आए थे दक्षिण अफ्रीका से, वहां पर बहुत सटीक तरीके से उन्होंने सत्याग्रह का इस्तेमाल किया था। ठीक उसी तरह भारत में सबसे पहले 1917 में ये मौका मिलता है कि चंपारण में वो इस चीज का, इस हथकंडे का इस्तेमाल करें। तो बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में किया। 1917 में चंपारण में ये काम करते हैं। चंपारण चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ करने के दो प्रमुख कारण थे। पहला, आपके चंपारण में नील जो बागान है उसके मालिकों के द्वारा तकावी ऋण, और दूसरा था तिनकंठिया व्यवस्था। ये क्या व्यवस्था थी? कृषकों को अपनी जमीन की 20 में से तीसरा भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होने के कारण किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। तो एक तो ये कारण था कि जो तिनकटिया व्यवस्था थी, तिनकटिया से समझ गए कि 20 में से थर्ड हिस्सा आपको क्या है, नील की खेती करनी पड़ेगी, और इसके लिए ये मजबूरन करना किसानों को शोषण था ये एक तरीके से। चंपारण में नील के बागान के मालिकों के द्वारा जो तकावी ऋण था, ये तकावी ऋण लगाना। 1917 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने इस अवस्थिति से गांधी जी को अवगत कराया। तो 1917 में ये चंपारण की एक घटना, एक किसान था, उस किसान का नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने कहा गांधी जी ये मामला चल रहा है। तो गांधी जी ने कहा ये लो मेरी डंडी उठाओ, मैं भी आ रहा हूँ पीछे पीछे, तो ये मामला है तो करना पड़ेगा सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह करोगे आप? ये तो दक्षिण अफ्रीका में चलता था। अरे बेटा वो दवा यहाँ पर भी चलेगी, मैं चलाता हूँ, चल। तो ये किसे कहते हैं? रामकुमार शुक्ल। ठीक है चलिए, 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों डाई का विकास हो गया, जिससे भारतीय कृषकों के द्वारा आपके उगाए जाने वाले नील की मांग ठप हो चुकी थी। तो 19वीं सदी के जो अंत में जर्मनी के जो रासायनिक रंग थे यानी कि डाई का विकास हो रहा था, और जब डाई का विकास हो रहा था तो अब नील से क्या करें? तो कृषकों के द्वारा उगाए जाने वाले नील थे उसकी मांग ठप हो चुकी थी। परिणामतः चंपारण के बागान मालिक नील की खेती बंद करने के विवश हो गए। यूरोपीय बागान मालिकों ने इस स्थिति का फायदा उठाया और लगान और गैरकानूनी अवबाब की दर आपके मनमाने ढंग से बढ़ा दी। यूरोपीय जो बागान मालिक थे उन मालिकों ने इस स्थिति का फायदा उठाया और लगान और गैरकानूनी जो अवबाब थी इसकी क्या दर है वो मनमाने ढंग से बढ़ा देते हैं। गांधी जी चंपारण पहुंचकर कृषकों की समस्या से अवगत हुए और सरकार को इस समस्या का हल करने के लिए कहा। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक आयोग गठित कर दिया और गांधी जी को इसका सदस्य बना दिया। गांधी जी आयोग को समझाने में सफल रहे कि तिनकटिया पद्धति खत्म होनी चाहिए, और गांधी जी के प्रयास से ही किसानों को अंग्रेज जो नील बागान मालिकों से मुक्ति मिल गई थी। तो चंपारण सत्याग्रह सफल नेतृत्व के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा। तो दैट्स इज इम्पोर्टेंट कि गांधी जी को पहली बार महात्मा कौन कहता है? तो वो कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। क्यों कहते हैं? जब चंपारण में उस कमेटी में सदस्य बनकर सदस्य को कमेटी को ये आविष्ट करने में हो गए कि यार इससे किसान शोषण हो रहा है, इस तिनकटिया से शोषित हो रहा है, 3/20 से शोषित हो रहा है, और जब सफलता मिल गई तो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं गांधी जी यू आर महात्मा। चंपारण सत्याग्रह के ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारीक और जेबी कृपलानी उनके सहयोगी थे। तो चंपारण आपके सत्याग्रह में ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारीक, जेबी कृपलानी उनके क्या थे? सहयोगी थे। तो दैट्स इज इम्पोर्टेंट कि ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारीक, जेबी कृपलानी और उनकी क्या थी? ये सहयोगी थे। किनके सहयोगी थे? गांधी जी के सहयोगी थे। 2017 में चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सिंपल सी बात है, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। अहमदाबाद मील मजदूर आपके जो आंदोलन होता है 1918 में, चंपारण हुआ था 1917 में, अहमदाबाद का मील मजदूर आंदोलन होता है 1918 में। प्रथम भूख हड़ताल होती है यहाँ पर। यह आंदोलन मील मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर हुआ था। तो सबसे पहले इसका रीज़न क्या है? तो ये आपके श्रमिक और श्रमिक के साथ में जो मालिक और जो मजदूर हैं इनके बीच में जो प्लेग रोग के लिए बोनस के लिए हुआ था। वस्तुतः प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मील मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण बड़ी महंगाई चलते मजदूर इसे आपकी क्या है बरकरार रखना चाहते थे। प्लेग का जब प्रकोप खत्म हो गया तो मालिकों ने सोचा कि ये क्यों बोनस दिया जाए, हमारे पैसे बचाए जाए। लेकिन
प्रथम विश्व युद्ध के कारण बढ़ी थी महंगाई, और इस महंगाई के चलते मजदूर थे ये चाहते थे कि इसे बरकरार रखा जाए, कुछ आमदनी हो रही है। तथ्यों के आधार पर जांच करने के बाद गांधी जी 35% बोनस की मांग की। तो गांधी जी ने क्या कहा, भाई बोनस तो 100% देना भी सही नहीं है मालिक के भी लिए, तो 35% तो कम से कम बोनस दे दो। मिल मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और ये भी कहा कि जो इसे स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अच्छा, बात करी थी कि बोनस मिलना चाहिए प्ले का, तो गांधी जी ने मांग कर दी कि 35% दे दो। मालिक आते हैं जो श्रमिक जो आपके मिल मालिक आते हैं और वो कहते हैं हम 20% देंगे, 20% लेना है तो लो वरना कल्टी मारो। अच्छा, गांधी जी इससे नाराज हो गए और मजदूरों को हड़ताल पर जाने के लिए कहा। सारे मामले को आपके न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया। न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने के लिए कहा। इस पूरे आंदोलन में अम्बालाल साराभाई की बहन आपके असुसुइया बहन गांधी जी के मुख्य सहयोगी रही थी। तो असुसुइया यहाँ पर क्या है, जो कि साराभाई की आपकी बहन थी, गांधी जी के मुख्य सहयोगी थी, और न्यायाधिकरण के द्वारा यानी कि ट्रिब्यूनल के द्वारा 35% का बोनस देने को कहा गया। तो गांधी जी की बात यहाँ पर फिट बैठ गई और गांधी जी यहाँ पर भी सफल हो गए। फिर आता है अपने प्रथम असहयोग आंदोलन जो 1918 में यानी कि खेड़ा का सत्याग्रह। बात करते हैं खेड़ा के सत्याग्रह की। उससे पहले हमने मील पे जो अहमदाबाद में हुआ उसके बारे में बात करी। अब बात करते हैं अपने गुजरात के बारे में, जो गुजरात में खेड़ा में फसल बर्बाद होने के बावजूद भी सरकार के द्वारा माल गुजारी वसूल की जा रही थी, तो किसानों के द्वारा इसका विरोध किया गया। माल गुजारी माफ़ करने की मांग की गई और इस आंदोलन में आपके गुजरात सभा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके अध्यक्ष गांधी जी थे। तो इसके गुजरात सभा थी, इस गुजरात सभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस आंदोलन में कि माल गुजारी भाई वसूल कैसे करोगे, हमारी तो फसल भी चौपट हो गई है, तो माफ़ करने की मांग थी। और गुजरात जो सभा थी इसके अध्यक्ष कौन थे, गांधी जी थे, बापू थे। इसके बीच सरकार के द्वारा गुप्त निर्देश जारी किया गया कि लगान उन्हीं से वसूल किया जाए जो देने के लिए स्थिति में है। अच्छा, बीच सरकार करती है गुप्त निर्देश जारी और कहते हैं उन्हीं से वसूलो जिसके पास है, फ़कीर हैं फ़कीरों को छोड़ो, जो हैं मालदार उनको लूटो। इसकी जानकारी मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन समाप्त कर दिया कि चलो ठीक है, जिसके पास हैं उससे ले रहे हैं, बाकी तो क्या लेना देना। तो ये मामला था, तब ये क्या है समाप्त कर देते हैं खेड़ा का जो आपके आंदोलन होता है वो। फिर आता है रॉलेट एक्ट 1919 में। अच्छा, रॉलेट एक्ट आता है 1919 में। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया। जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी इसके लिए, इसके दमन करने के लिए क्या लाया जाता है, रॉलेट एक्ट लाया जाता है। और ये रॉलेट एक्ट, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सारे मिलकर क्या बनाएंगे, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि बनाएंगे। तो रॉलेट एक्ट ने 1917 से में आपके न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में तैयार किया गया। तो रॉलेट एक्ट सरकार ने 1917 ईस्वी में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में तैयार किया। रॉलेट समिति के सुझाव पर 17 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद ने भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद रॉलेट एक्ट है इसे पारित कर दिया। भारतीय जो सदस्य थे ये विधान परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद थी, उसमें बागे फाड़ते रह गए और 17 मार्च 1919 में ये क्या मंजूर हो गया। इस अधिनियम के में यह व्यवस्था थी कि मजिस्ट्रेट केवल संदेह के आधार पर, मजिस्ट्रेट को संदेह हुआ कि कहीं ना कहीं कोई तिनका बजा, कहीं ना कहीं कोई खटका बजा, इस आधार पर व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकते थे। आज के समय में भी यही होता है वैसे तो, मतलब संविधान में नहीं है, संविधान की विपक्ष में ये चीज़ें हो जाती हैं। बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा जाता है। कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, सीधे अंदर, ठीक है ना, सीधे अंदर आओ राजा, कुंडी मत खटकाओ राजा। तो पुलिस कुंडी भी नहीं खटकाएगी उसमें। काले कानून की आपकी क्या संज्ञा दी जाती है, तो काला कानून ही ऑब्वियसली बात है, ना वकील है, ना दलील है, और ना कानून कोई बिना अपील है। तो यार कम से कम वकील तो होना चाहिए ताकि वकीलों के घर चल सके। दलील वलील तो ठीक है, अपील तो होती रहेगी। गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किया और 6 अप्रैल को जनता के देशव्यापी आपके आंदोलन का आह्वान किया। तो गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध करते और 6 अप्रैल को देशव्यापी आपके आंदोलन का आह्वान करते हैं। 8 या 9 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है कि बहुत हुआ आंदोलन, चलो अब जेल के अंदर, ठीक है ना।
जलियांवाला बाग हत्याकांड होती है आपकी 13 अप्रैल 1919। गांधी जी का अरेस्ट हो जाते हैं 8-9 अप्रैल को, और 13 अप्रैल 1919 को 9 अप्रैल को पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन आपके किचूली को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। तो आपके किसे गिरफ्तार करते हैं? डॉक्टर सत्यपाल को और आपके डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को, ठीक है ना। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन, कौन सा वैसाखी के दिन था, अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन होता है। जनरल डायर ने इसे अपने आदेश की अवहेलना समझा तथा सभा स्थल पहुंचकर निहत्ती जो जनता थी इस पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई आपके नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। तो ये नरसंहार होता है तो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि ये तुम्हारे नाइटहुड तुम्हारे नाइट में डालो। जनरल डायर ने इसे अपने आदेश की अवहेलना समझा और ये क्या करते हैं, स्थल पर पहुंचकर निहत्ती जनता पर गोली चलाते हैं, हजारों लोग मारे जाते हैं और रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की आपकी उपाधि वापस कर देते हैं। शंकर नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य को त्याग पत्र दे दिया। जो वायसराय की जो कार्यकारिणी सदस्य थे इस पर त्याग पत्र दे देते, कौन? शंकर नायर। इस हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने आपके मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति करते हैं। तो कांग्रेस के द्वारा मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित करते हैं इसके लिए। ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग की गठित किया। तो ब्रिटिश सरकार इस हत्याकांड की जांच के लिए क्या करती है? हंटर आयोग गठित करती है। कमेटी ने जनरल डायर को दोष आपके मुक्त कर दिया। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर आयोग, ठीक है ना, हंटर आयोग आपके गठित करती है और ये कहती है कि यार ये जनरल डायर है ये तो बहुत ही बेचारा है, चुन्ना मुन्ना है, तो इसे क्या किया? दोष मुक्त ठहरा दिया गया। हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार ने हंटर आयोग की रिपोर्ट आने से पहले ही आपकी क्या है इंडेमिनिटी बिल पास कर दिया। तो हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार ने हंटर आयोग की जब तक रिपोर्ट आई उससे पहले खाते पढ़ के क्या किया भाई? इंडेमिनिटी बिल पास कर दिया। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में डायर की प्रशंसा की गई और ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। और आपके हाउस ऑफ जो कॉमन्स है उसमें आपके डायर की प्रशंसा की जाती है। ये चीज़ डायर को आपके सोवर्ड्स ऑफ हॉनर और 2600 पाउंड की आपके धनराशि दी जाती है। पंजाब में आपके चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज का गठन किया जाता है। तो इसे चीज़ से परेशान होंगे, ऑब्वियसली बात है। पंजाब में आपके जो चमनदीप है, ये चमनदीप के नेतृत्व में क्या है? डंडा फौज, इस डंडा फौज का गठन किया जाता है। तो पंजाब में चमनदीप के द्वारा डंडा फौज का आपके गठन किया जाता है। फिर आता है खिलाफत आंदोलन। ये आपके प्रमुख रूप से मुस्लिम धर्म से संबंधित है। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था तुर्की के साम्राज्य के बंटवारे का विरोध करना और खलीफा के पद को बनाए रखना। तो तुर्की में साम्राज्य के बंटवारा होता, उस बंटवारे का करना विरोध और खलीफा के पद को बनाए रखना, ये खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तुर्की के सुल्तान को मुस्लिम खलीफा अर्थात मजहबी मामलों में प्रमुख गुरु मानते थे। तो मजहबी मामले थे, उस मामले के प्रमुख गुरु मानते थे तुर्की के सुल्तान को। क्या? तुर्की के सुल्तान को आपके मुस्लिम खलीफा है, मुस्लिम खलीफा अर्थात मजहबी मामलों में प्रमुख गुरु मानते हैं। प्रधानमंत्री जॉर्ज लॉयड ने भारतीय मुसलमानों को ये विश्वास दिलाया कि तुर्की की अखंडता को बनाए रखेगा और किंतु प्रथम विश्व युद्ध में विजयी होने के साथ ही ब्रिटेन का तुर्की के प्रति व्यवहार बदलने लगा। तो प्रधानमंत्री कौन था? जॉर्ज आपके लॉयड था। इसने भारतीय मुसलमानों को ये आपकी क्या है आश्वासन दिया था कि भाई वहाँ पर कुछ नहीं होगा, अखंड रहेगा तुर्की, ठीक है ना। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही विजयी हुए मामला चेंज हो गया। तुर्की की हार के बाद ब्रिटेन में विजयी शक्तियों के साथ मिलकर तुर्की साम्राज्य था इसका बंटवारा कर दिया। तो तुर्की की हार के बाद ब्रिटेन में विजयी जो शक्तियाँ थी वो साथ मिलकर क्या है तुर्की साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। तुर्की व खलीफा के साथ किए गए व्यवहार से भारतीय मुसलमान थे ये असंतोष की भावना में फैले और भारत में खलीफा के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए चलाए गए आंदोलन खिलाफत आंदोलन कहलाया गया। 1919 में अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली। तो 1919 में अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खां, हज़रत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का नेतृत्व किया जाता है। तो आपकी क्या है हज़रत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का नेतृत्व किया जाता है।
1919 में अली बंधु हो गए, मौलाना आज़ाद हो गए, हकीम अजमत खां हो गए, और साथ में हज़रत मोवानी के नेतृत्व में क्या है, खिलाफत कमेटी का नेतृत्व होता है। नवंबर 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसके अध्यक्ष गांधी जी द्वारा की गई गांधी जी द्वारा की गई। नवंबर 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी का क्या होता है, अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित होता है, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता को आपके बनाए रखने के लिए सुनहरा अवसर माना। खिलाफत के प्रश्न को लेकर अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो खिलाफत के प्रश्न को लेकर ही अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है, और असहयोग आंदोलन में सरकारी नौकरी और सरकारी उपाधियों का त्याग कर नहीं आपकी क्या है कर नहीं देने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किए गए। असहयोग जून 1920 में खिलाफत कमेटी के इलाहाबाद सम्मेलन ने गांधी जी को ब्रिटेन के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया तथा आंदोलन के नेतृत्व के रूप में गांधी जी को चुना गया। 1924 में यह आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खिलाफा के आपके पद को समाप्त कर दिया। तो 1924 में यह आंदोलन समाप्त हुआ, जिस समय क्या है, तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने आपके खलीफा का ये जो पद था, ये खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया। तो ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, गलत कह दिया। चलो ऐसे कह देता हूँ, ना बजेगी बांसुरी ना राधा नाचेगी, ये ठीक है। चलिए, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा सुनहरा अवसर माना जो आगे 100 वर्षों तक आपकी क्या है नहीं मिलेगा। और 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। तो खिलाफत आपके दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जा रहा है 1919 में। अगस्त 1920 में सीवर्स की संधि के बाद तुर्की का विभाजन हो गया। तो सीवर्स की संधि जो अगस्त 1920 में हुई थी, उसमें संधि के बाद तुर्की का विभाजन हो गया था। जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, ये बात याद रखना, जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था। मुख्य मुद्दा जलियांवाला आपके जो कांड था और साथ में खिलाफत था। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कब होता है, सितंबर 1920 में होता है, और कलकत्ता में हुए कांग्रेस के इस विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में होता है, और इसमें मुख्य जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत था। ठीक है, तो अब असहयोग आंदोलन की जो कहानी है 1920 से लेकर 1922 तक चलेगी, ये अगली कक्षा में देखेंगे। उससे पहले अभी तक हमने जो चीज़ें देखी हैं उसको वापस करते हैं बहुत स्पीड से रिपीट। महात्मा गांधी के बारे में बात करें, उनके जन्म के बारे में बात करें, इनके माता पिता के बारे में बात करी हमने, और हमने बात करी कि 1888 में 19 वर्ष की आयु में बैरिस्ट्री करते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, 1891 में वापस आते हैं, 1892-93 में उनके आपके एक बंदे के लिए, वो मुस्लिम बंदा था, उनको मुकदमा लड़ने के लिए डरबन गए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। मैरिट्सबर्ग में इनकी स्टेशन था, वहाँ पर इनके साथ में धक्का-मुक्की होती है। वहाँ पर ये निश्चित करते हैं कि ये क्या करेंगे, आपके रंग भेद नीति का विरोध करेंगे। 1894 में गांधी जी ने अफ्रीका में आपकी क्या है नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं, और आपके जर्मनी के सहयोगी शिल्पकार कालेन बाख के आपकी क्या है टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं साथ मिलकर, जो आगे चलकर क्या है ये गांधी आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1904 में डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। 1912 में फिनिक्स ट्रस्ट के रूप में परिवर्तित होता है, और भारत लौटने पर गांधी जी ने अहमदाबाद के कोचरब में क्या किया था, जीवनलाल बैरिस्ट्री के मकान को किराए पर लिया गया था, और 25 मई 1915 को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करी, जो 17 जून 1917 को अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी के तट पर स्थानांतरित किया गया, और फिर साबरमती आश्रम कहलाया गया। और इन्होंने आपकी क्या अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन के अखबार का प्रकाशन किया था। सर्वप्रथम गांधी जी ने सत्याग्रह की प्रेरणा हेनरी डेविड थारो से ली थी, जिसका निबंध क्या था आपके सिविल डिसओबीडियंस से मिली थी। ये प्रेरणा उनसे मिलने के बाद ये भारत में पहली बार प्रयोग करते हैं कब, 1900 लगभग आपके हो जाएगा 17 में। हाँ, इस प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका के प्रत्येक भारतीय का पंजीकरण करवाने के लिए कानून से विरोध में किया था। प्रथम अफ्रीका में ये प्रयोग वहाँ पर ही करते हैं, ठीक है ना। 1909 में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी थी, हिंद स्वराज, ठीक है ना, 1909।
1915 में गांधी जी अफ्रीका से वापस लौटे। जिस समय वापस लौटे उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। ये प्रोत्साहन कर रहे थे कि अंग्रेजों का साथ दो। इस कारण से 1915 में केसर हिंद की उपाधि मिलती है अंग्रेजों के द्वारा। गांधी जी के द्वारा भारतीय राजनीति में प्रभावित सफलता लेने के लिए उत्तरी बिहार में चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद में श्रमिक विवाद आंदोलन, खेड़ा कर्षक आंदोलन गुजरात में सफलतापूर्वक नेतृत्व करते हैं। गांधी जी जिस समय भारत आए थे उस समय ये विश्व युद्ध चल रहा था, और जब ये भर्ती होने के लिए कहते हैं सेना में, तो उस कारण से इन्हें सर्जेंट भी कहा जाता है, भर्ती करने वाला सर्जेंट। अपने वैश्विक शासन में भारतीयों को शोषण से नाराज थे। चंपारण आंदोलन ये आपके गांधी जी का सत्याग्रह का पहला प्रयोग था भारत में, ठीक है। बिहार के चंपारण में था 1917 में। नील के बगान पर आपके मालिकों द्वारा तकावी ऋण और साथ में 3 खटिया व्यवस्था था। 1917 में आपके ये किसान आपके राम कुमार शुक्ल ने ये बताया था कि ऐसी स्थिति है। 19वीं सदी में आपके अंत में जर्मनी रासायनिक जो रंग थे यानी कि डाई आ गई, तो इस कारण से भारतीय कृषकों के द्वारा उगाए गए नील की मांग ठप हो गई थी। परिणाम था चंपारण के बगान आपके जो मालिक थे, ये मालिक नील की खेती के बंद करने के लिए विवश हो गए। यूरोपीय बगान मालिकों ने इस स्थिति का फायदा उठाया। लगान व गैर कानूनी आपकी क्या है अववाद की दर मनमाने ढंग से बढ़ाई। गांधी जी आपके चंपारण पहुंचकर कृषकों की समस्या से अवगत हुए। सरकार को समस्या का हल करने के लिए कहा। उन्होंने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का उन्हें सदस्य बनाया। ये सदस्य आपके होने के बाद इस पर आपकी क्या है ये आपके समझाने में बहुत ही सफल हुए। सफल होने के बाद यहाँ पर मामला था ये शांत हो गया था। तो ये शांत होने के बाद क्या महात्मा की उपाधि मिलती है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। यहाँ पर ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जेबी कृपलानी आदि सहयोगी थे। और फिर होता है अहमदाबाद मील आपके जो मजदूर आंदोलन है 1918 में होता है, जो प्लेग बोनस को लेकर था। उन्होंने जो श्रमिकों को प्लेग चला गया था, तो जो मालिक थे मालिक देना नहीं चाहते थे प्लेग बोनस, लेकिन श्रमिक चाहते थे कि महंगाई बढ़ी है प्रथम विश्व युद्ध के कारण, तो ये कंटिन्यू चलता रहे तो भाई अच्छा है। तो गांधी जी कहते हैं भाई 35% दे दो। मालिक कहते हैं कि नहीं हम तो 20% देंगे, लेना तो ले लो वरना निकल जाओ, ठीक है ना। तो हड़ताल देने के लिए गांधी जी सलाह देते हैं। न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया मामला, वो 35% बोनस देने के लिए कहा गया। और फिर आपके पूरे आंदोलन को अम्बालाल साराभाई की बहन असुसुईया ने बहन ने गांधी जी की सहायता करी थी। फिर खेड़ा सत्याग्रह आता है जो प्रथम असहयोग आंदोलन था 1918 में होता है। माल गुजारी को लेकर आपकी था, जो कि फसल बर्बाद होने के कारण बावजूद भी सरकार माल गुजारी लेना चाहती थी। किसानों ने कहा कि यार इस पे आप करो छूट, मांग माफ़ कर दो हमें, हम नहीं दे पाएंगे। तो फिर गुजरात सभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस आंदोलन को लेकर, और गुजरात सभा के आपके अध्यक्ष बापू जी थे। और सरकार का गुप्त निर्देश जारी किया गया कि लगान उन्हीं से वसूल किया जाए जो देने के लिए स्थिति में हो। तो गांधी जी को ये बात पता होने पड़ी कि आंदोलन वैसे समाप्त कर दिया। फिर रोलेट एक्ट आता है 1919 में, जो क्या है आपके क्रांतिकारी जो गतिविधि करेंगे उनके दमन के लिए लाया गया था। 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में लाया गया था। और 17 मार्च 1919 में ये केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद भी आपके पारित हो गया था। और मजिस्ट्रेट इस अधिनियम में मजिस्ट्रेट केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकता है, जेल में डाल सकता है, अनिश्चित काल के लिए डाल सकता है, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के कानून था। काले कानून की संज्ञा दी। गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किया। 6 अप्रैल को जनता से देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। 8-9 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया गया। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 में, जब आपके पंजाब में 9 अप्रैल को 2 लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और आपके साथ में डॉक्टर सैफुद्दीन किच्चलू, तो इनको गिरफ्तार किया गया। तो इनके विरोध में अब 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा होती है। जनरल डायर के इसे अपने आदेश की अवहेलना समझा और उन्होंने क्या किया गया, इस स्थल पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। हजारों लोग मारे गए। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की आपकी उपाधि थी अंग्रेजों के द्वारा दी गई, वो वापस ब्रिटिश सरकार को लौटा दी। शंकर नाय ने वायसराय की कार्यकारिणी से सदस्य त्याग पत्र दे दिया। हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित करी। वहीं ब्रिटिश सरकार ने हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग गठित किया। कमेटी ने क्या किया, जनरल डायर को दोष मुक्त कर दिया। और हत्याकांड में दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार ने हंटर आयोग रिपोर्ट आने से पहले ही आपके इंडिमिनिटी बिल ला दिया था। और ब्रिटिश हाउस ऑफ काउंसिल ने डायर की प्रशंसा करी ऊपर से और कहा ब्रिटिश साम्राज्य का तुम तो शेर हो। डायर को सॉवर्ड्स ऑफ हॉनर दिया गया। 2600 आपके पौंड धनराशि दी गई। पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में इसके खिलाफ क्या होता है, डंडा फौज का गठन होता है। फिर खिलाफत आंदोलन आता है जो कि मुसलमानों के द्वारा चलाया गया। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था तुर्की साम्राज्य को बंटवारे का विरोध और खलीफा के पद को बनाए रखना था।
तुर्की के सुल्तान को मुस्लिम खलीफा अर्थात मजहबी आपके मामलों में प्रमुख गुरु मानते थे। जॉर्ज लॉयड ने भारतीयों को आश्वासन दिया था मुसलमानों को कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुर्की अखंड रहेगा, खलीफा का पद सुरक्षित रहेगा। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जब विजय हो गई ब्रिटेन, तो इससे क्या किया गया था, जो विजयकारी थे शक्तियाँ उनके साथ में मिलकर तुर्की के आपकी क्या है बंटवारा कर दिया, और खलीफा का पद था, ये खलीफा का पद ही तुर्की और खलीफा के साथ किए गए व्यवहार से भारतीय मुसलमान असंतोष में आ गए। भारत व खलीफा के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए चलाया गया आंदोलन खलीफा आंदोलन कहलाया। 1919 में अली बंधुओं, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आज़ाद हो गए, हकीम अजमत खां हो गए, हसरत मोहानी हो गए, नेतृत्व में किया खिलाफत कमेटी का नेतृत्व किया गया। नवंबर 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने करी। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का सुनहरा मौका देखा, ऐसा मौका कि 100 वर्ष तक ना मिले, ऐसा मौका था उनके पास खिलाफत के प्रश्न को लेकर। अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। असहयोग आंदोलन की सरकारी नौकरी छोड़ते थे और उपाधियां छोड़ते थे, त्याग करते थे, कर नहीं देना था। जून 1920 में खिलाफत कमेटी के इलाहाबाद सम्मेलन में गांधी जी को ब्रिटेन के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया और आंदोलन के नेतृत्व के रूप में गांधी जी को चुना गया। 1924 में आपके आंदोलन उस समय समाप्त हुआ जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। गांधी जी के खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम की एकता का सुनहरा अवसर हमने बात कर ली। 17 अक्टूबर 1919 में आपके खिलाफत दिवस मनाया गया। अगस्त 1920 में सिवर्स की संधि के बाद तुर्की का विभाजन हुआ, जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। सितंबर 1920 में आपकी क्या है कलकत्ता में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के लाला लाजपत राय की जो अध्यक्षता में था, मुख्य मुद्दा था जलियांवाला बाग हत्याकांड और जलियांवाला कांड के अलावा आपकी खिलाफत था। ठीक है ना। अब हम अगली बात करेंगे असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 22 तक जो चलता है, महत्वपूर्ण घटना थी, कैसे ये घटना चलती चलती अचानक से थम गई। ये सारी कहानी हम देखेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।